हे एवरीवन एंड हमने इसमें पढ़ना है जो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स एंड ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है। सो एज यू नो कि ये जो ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स हैं एंड पैंक्रियाटिक हार्मोन्स हैं, तो ये क्या होते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग्स आर यूज फॉर द डायबिटीज़। ठीक है। तो हम डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है। और हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे फॉर ईच टाइप। ठीक है। सो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो एंडोक्राइन पैंक्रियास। ठीक है। सो पैंक्रियास क्या है, इट्स अ मेन ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, या और भी हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स है जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकागॉन है एंड पैंक्रियाटिक पेप्टाइड है, ग्रेलिन है, भी हम देखते हैं। ठीक है। सो एंडोक्राइन पैंक्रियास में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि 1 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या कर रहे होते हैं आइलेट्स, तो इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं 4 हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एटलीस्ट होते ही हैं इनके अंदर। ठीक है। और वो हार्मोन्स क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि ये सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो कि आइलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो वो नंबर 1 हमारे पास इंसुलिन होगा। और इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, स्टोरेज एंड एनाबॉलिक हार्मोन होता है ये। ठीक है। देन हमारे पास कौन सा हार्मोन होगा, तो दैट इज़ द आइलेट एमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड, IAPP, और एमालिन भी हम इसको कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो हमारी एपिटाइट होती है उसको मॉडुलेट करता है। ठीक है। और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों की सिक्रीशंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमारे पास आता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है, एक हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर। इट मीन्स दैट ये हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। और भी जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर हुआ हुआ होगा, तो उस ग्लाइकोजन को क्या करता है, मोबिलाइज, इट मीन्स उसको फ्री कर देता है, उसको ब्रेक करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है। सो ये इसका फंक्शन होता है ऑफ द ग्लूकागॉन। ठीक है। देन वी हैव सोमैटोस्टैटिन। सो सोमैटोस्टैटिन क्या है कि यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ द सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है। बहुत हमारी बॉडी में बहुत सारी सिक्रीटरी सेल्स हैं और उनको बहुत सारे एक्चुअली हार्मोन्स को ये क्या कर रहा होता है, हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है, इनको रिलीज़ नहीं होने देता। सो सोमैटोस्टैटिन भी ये रिलीज़ कर रहा होता है। देन वी हैव द पैंक्रियाटिक पेप्टाइड विच इज़ अ स्मॉल प्रोटीन, जो कि क्या करता है, बेसिकली हमारे पास डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के अंदर हेल्प कर रहा होता है। और वो ऐसे मैकेनिज्म से हेल्प कर रहा होगा कि जिसके हमें बारे में नहीं पता। ठीक है। देन वी हैव द ग्रेलिन। तो ग्रेलिन भी एक हार्मोन है विच इज़ रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन पैंक्रियास। सो ये ग्रेलिन क्या होता है कि एक पेप्टाइड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमें पता है बहुत सारे हार्मोन्स आ रहे होते हैं, तो उनमें से जो एक ग्रोथ हार्मोन होता है ये उसकी रिलीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा ग्रेलिन। ओके। ओके नाउ सबसे पहले हमारे पास है इंसुलिन। ठीक है। सो इंसुलिन क्या करता है कि सबसे पहले हम इसकी केमिस्ट्री को देखते हैं। सो ये हमारे पास एक स्मॉल प्रोटीन होता है। ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 5808। ठीक है। तो ये होता है। और इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, कि इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं एंड अल्फा बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है। 2 इसके अंदर चेन्स होती हैं और ये दोनों चेन्स आपस में क्या होती हैं, लिंक्ड हुई हुई होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू। ठीक है। अब कैसे ये हमारे पास बनता है, किस तरह से ये पैक्ट होता है इनटू द ग्रैन्यूल्स। सो अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रो इंसुलिन होता है ये। ठीक है। ये प्रो इंसुलिन क्या होता है कि बीटा सेल्स के अंदर हमारे पास गोल्जी एपरेटस होता है, वहाँ पे चला जाता है। ठीक है। तो जब प्रो इंसुलिन हमारे पास गोल्जी एपरेटस के अंदर जाता है तो वो क्या कर देता है, उसको जाके पैक कर देता है इनटू द ग्रैन्यूल्स, राइट। और फिर जब ये ग्रैन्यूल्स के अंदर पैक हो जाएगा, फिर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोलेजेस आते हैं, हाइड्रोलाइज कर देंगे उसको किसके अंदर, इंसुलिन के अंदर, और इसके साथ एक चेन बन जाती है। ठीक है। कनेक्टिंग सेगमेंट बन जाता है, यू कैन से रादर। ठीक है। जो वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास सी पेप्टाइड कहलाता है। ठीक है। तो वो भी इंसुलिन के साथ ही स्टोर हो जाता है। और ये कैसे बनता है हमारे पास ये सी पेप्टाइड, जब हमारे पास इंसुलिन में से 4 अमीनो एसिड्स रिमूव हो जाएंगे तो क्या होता है, हमारे पास ये सी पेप्टाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है। और ये दोनों हमारे पास सेम कंसनट्रेशन में बनते हैं। ठीक है। सेम अमाउंट के अंदर बनते हैं और सेम अमाउंट में ही ये बॉडी से, ये बल्कि जो हमारे पास जब भी कोई सिग्नल आता है तो ये उस सेल से ही हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है। अब लाइक हमारे पास अगर हम ड्रग की बात करें तो इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स हमारे पास एक ड्रग की क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर ये बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर रही होती हैं, राइट। तो जब भी ये हमारे पास ड्रग्स हम लेंगे तो क्या होगा कि इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड, ये दोनों हमारे पास इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। ओके। और फिर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये रिलीज़ होता है, लाइक हमने कोई भी ड्रग ली, तो हमने अभी पढ़ा
कि इंसुलिन रिलीज़ होता है, सी पेप्टाइड रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो प्रो इंसुलिन था हमारे पास इनिशियली, जो इनिशियल स्टेप पे था, ठीक है, तो वो भी हो सकता है वो रिलीज़ हो जाए हमारे पास, वो जो कि पार्शली हाइड्रोलाइज हुआ हुआ होगा या अनप्रोसेस्ड भी रिलीज़ हो सकता है साथ में। अब क्या होता है कि जो प्रो इंसुलिन है बेसिकली उसके तो कुछ हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन होते हैं, बट जो सी पेप्टाइड है उसका कोई फिजियोलॉजिक फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, राइट। फिर अब क्या है कि ओके, सो हियर यू कैन सी अ टेबल जिसमें हमारे पास बताया कि कौन कौन से हमारे पास सेल्स हैं जिनसे कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं पेंक्रियास के अंदर। सो इस सेल टाइप्स में सबसे पहले है हमारे पास अल्फ़ा। ओके, सो जो अल्फ़ा सेल्स हैं उससे हमारे पास क्या रिलीज़ होता है, ग्लूकागॉन एंड द प्रो ग्लूकागॉन, राइट। देन हमारे पास आता है बीटा सेल्स जो कि हमारे पास क्या रिलीज़ कर रहे होंगे, इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, राइट, ये तो हमें पता है। और साथ साथ हमें पता है कि इंसुलिन के सी पेप्टाइड भी रिलीज़ होगा, सो सी पेप्टाइड भी आप याद रख सकते हैं इसके साथ, एंड एमाइलिन को भी याद कर लें। देन वी हैव अ डेल्टा सेल, तो डेल्टा सेल से हमारे पास क्या रिलीज़ होता है, सोमैटोस्टेटिन। एंड एप्सिलॉन सेल होता है, सो एप्सिलॉन सेल से क्या रिलीज़ हो रहा होगा, ग्रेलिन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। तो इंसुलिन कब सिक्रीट करता है और मतलब कौन कौन से इसके लिए स्टिमुलेंट्स होते हैं, सो और इसके लिए कौन से हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है, इन दिस टॉपिक। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली लो बेसल रेट पे हमारे पास ये रिलीज़ होता रहता है, नॉट कंटिन्यूसली रादर, जब भी हमारे पास ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये रिलीज़ तो ये होता रहता है रिलीज़ हमारे पास, ठीक है। बीटा सेल से वो भी लो बेसल रेट पे रिलीज़ होगा ताकि हमारा बेसल लेवल मेंटेन हो सके। और क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ स्पेशल लाइक बहुत सारे ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो इनकी प्रेजेंस में क्या होगा कि इसका जो स्टिमुलेटेड रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो कौन से स्टिमुलाई हैं जो कि इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करवाएंगे, सो दीज आर नंबर वन, एक ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है। कुछ हमारे पास शुगर भी हो सकती हैं, लाइक मैनोज शुगर है, ठीक है। तो वही ग्लूकोज भी कि शुगर ही है, और हमारे पास मैनोज भी शुगर है। सो जितने अगर शुगर आएंगे तो हमारे पास की रसिस की रिलीज इंक्रीज रहेगी। देन वी हैव सम काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, लाइक कि ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड हैं, ल्यूसीन, अर्जिनिन, ठीक है, इसकी वजह से भी इंक्रीज हो जाती है सिक्रीशन। देन हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं लाइक GLP-1 एंड द GIP, ठीक है। GLP-1 दैट इज़ ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1, एंड GIP मीन्स के ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। या फिर ग्लूकागॉन या कोलिसिस्टोकाइनिन या बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स हैं या बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या करती हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं। देन हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हम जब यूज़ करते हैं तो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं। तो वो कौन सी हैं, जैसे कि हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज हैं, मेग्लिटिनाइड, डी फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव्स, आइसोप्रोटेरेनॉल, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। सो ये हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगी। इंसुलिन सिक्रीटागॉक्स, तो इनमें से ये तीन हैं, और फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं इनहिबिटरी सिग्नल्स कौन से हैं जो कि इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगी। सो दीज आर ओके, सो द फर्स्ट इज़ इंसुलिन इटसेल्फ, ठीक है। यानी इंसुलिन भी कि जैसे हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होता है कि अगर हमारे पास कोई हार्मोन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्लड, तो क्या होगा कि वो हमारे पास सिग्नल्स देता है ताकि उस जो प्रोडक्शन है उसकी वो कम हो जाए, ठीक है, या उसकी जो रिलीज़ है वो कम हो जाए। सो यहाँ पे अगर इंसुलिन खुद होगा प्रेजेंट ऑलरेडी है ब्लड के अंदर, तो इट वुड इनहिबिट द रिलीज ऑफ द इंसुलिन, राइट। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास के आइलेट एमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड, वो जो हमने IAPP पढ़ा था, तो वो भी हमारे पास इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करा रहा है। सोमैटोस्टेटिन, लेप्टिन, वही अल्फा एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, वो भी हमारे पास कम कराएगी इंसुलिन की सिक्रीशन को, ठीक है। सो आप नोट किया होगा कि बीटा एक्टिविटी से हमारे पास क्या होता है, बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी से जो हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट होगी, वाइल जो अल्फा एक्टिविटी होती है हमारे पास, अल्फा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी, तो वो हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करिए। नाउ अब हमारे पास मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ये ग्लूकोज को अपटेक करवाएगा इनटू द सेल्स, और फिर इसके बाद आई मीन कि ग्लूकोज पहले किस तरह से अंदर जाएगी और फिर ये इंसुलिन कैसे रिलीज़ होती है। तो हम बेसिकली मैकेनिज्म देख रहे हैं कि इंसुलिन रिलीज़ का, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ओके, सो ये हमारे पास फिगर शो कर रही है कि किस तरह से हमारे पास ये इंसुलिन देखिए इन द लास्ट स्टेप कैसे रिलीज़ हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होते हैं इनके ऊपर हमारे पास होते हैं रिसेप्टर्स विच आर नोन एज GLUT2 रिसेप्टर्स, राइट, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 सेल्स रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। अब इनका फंक्शन ये होता है कि ये ग्लूकोज को क्या करवाएंगे,
इन्फ्लक्स करवाते हैं इनटू द सेल, मतलब मूव करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास ग्लूकोज रिसेप्टर से अंदर चला जाता है सेल के अंदर, तो फिर क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म से ये एटीपी बनवाएगा, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस हो जाती है हमारे पास। जब एटीपी के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास जो उसी सेल के अंदर, उसी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर और भी कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, लाइक ये है पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड पोटेशियम चैनल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास ये जब एटीपी के लेवल ज़्यादा होते हैं तो ये उस जो एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल है तो उसको जाके इनहिबिट कर देता है, उसको जाके ये बस बेसिकली ब्लॉक कर देगा, तो वो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा। तो उसका यानी इनफ्लक्स जो उसका ईफ्लक्स हो रहा था वो अब क्या हो गया, कम हो चुका है, ठीक है, डिक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। जब वो पॉजिटिव चार्जेस अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होता हो जाती है डीपोलराइजेशन, राइट। एंड दैट डीपोलराइजेशन जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल बन जाता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम चैनल्स जो थे हमारे पास वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जो कैल्शियम चैनल्स है वो है वोल्टेज गेटेड, एंड ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं दीज आर, ये मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये होते हैं हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट, राइट, क्योंकि एटीपी आएगा तो ये बाइंड करेगा। सो इस तरह से हमारे पास ये दोनों चैनल्स वर्क करते हैं, ठीक है। जब पोटेशियम हमारे पास अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, राइट, और इसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम चैनल्स जो थे वो ओपन हो जाएंगे एंड कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा, ओके। जब कैल्शियम हमारे पास इन्फ्लक्स इंक्रीज़ होता है तो यू नो कि जितने भी हमारे पास सिक्रीशंस हो रही होती हैं उन सब में यही चीज़ होती है कि अब क्या होता है कि ओके, सो हमारे पास कैल्शियम के लेवल जब इंक्रीज़ होंगे, सो यू नो कि हमारे पास जब भी कैल्शियम के लेवल किसी भी सेल के अंदर इंक्रीज़ होते हैं, जो भी हमारे पास लाइक यू नो कि हार्मोन्स जहाँ जहाँ पे भी रिलीज़ हो रहे हैं, जिन भी सेल से हमारे पास हार्मोन की सिक्रीशन हो रही है वो इसी तरह से होती है कि जब भी कैल्शियम आता है तो वो हमारे पास एक्सोसाइटोसिस करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि कैल्शियम के लेवल्स जब इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यू नो कि ये हमारे पास है इंसुलिन, ठीक है, वो जो हमने देखा था पीछे कि किस तरह से ग्रैन्यूल के अंदर ये पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये जो ग्रैन्यूल है, पैक्ट ग्रैन्यूल है, इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है एंड देन इट इज़ रिलीज्ड इनटू द जो भी हमारे पास सर्कुलेशन है, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी, ठीक है। और ये जो मेकनिज़म है इसी तरह से हमारे पास वो जो इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स हैं, इट मीन्स वो ड्रग्स जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करवा रही हैं, लाइक हमारे पास है सल्फोनाइल यूरियास है, मैग्नेटाइड, डी फेनिलएलानाइन, वो सब भी इसी मेकनिज़म के ऊपर ही कुछ ना कुछ काम कर रही होती हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द इंसुलिन डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इंसुलिन कैसे डिग्रेड होगी हमारे पास, सो इंसुलिन की डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास टू मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, सो लिवर एंड किडनी, ठीक है। लिवर एंड किडनी के अंदर ही डिग्रेड हो रही होती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि जो इंडोजिनसली हमारी बॉडी के अंदर ही जो नॉर्मल प्रेजेंट होती है इंसुलिन, उसकी अगर हम बात करें तो लिवर सबसे ज़्यादा कर रहा होगा, 60% ऑफ द इंसुलिन को ये हमारे पास क्लियर कर रहा होता है ब्लड से, ठीक है। और किडनी 35 to 40% हमारे पास ब्लड से इंसुलिन को क्लियर कर रहा होता है। बट अगर हम किसी एक डायबिटिक पेशेंट की बात करें जो कि सबक्यूटेनियसली इंसुलिन इंजेक्ट करवा रहा होता है, ठीक है, जो इंसुलिन को ले रहा होता है इंजेक्शन के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो हमारे पास ये जो क्लियरेंस है इंसुलिन की, उसका रेशो रिवर्स हो जाता है। लाइक अब लिवर हमारे पास क्या करेगा कि लिवर हमारे पास सिर्फ 30 to 40% कर रहा होगा उसको क्लियर, एंड जो किडनी थी, अब किडनी पहले जो 35 to 40% कर रही थी, एंड नाउ इट वुड बी क्लियरिंग इट अबाउट 60%, ठीक है। और जो हमारे पास इंसुलिन की जो सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन की हाफ लाइफ होती है हमारे पास, दैट इज़ 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो इतनी देर तक ये मतलब ब्लड में रहती है, ठीक है। सो अब हमारे पास आता है कि सर्कुलेटिंग इंसुलिन, तो इसके लेवल्स क्या हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर जो बेसल सीरम इंसुलिन वैल्यूज़ हैं वो 5 to 15 माइक्रो यूनिट्स पर ml होती हैं, ठीक है। बट जब भी हम मील्स वगैरह लेते हैं तो उसमें इसकी पीक जो राइस आएगी दैट इज़ 60 to 90 माइक्रो यूनिट्स पर ml, राइट। ओके, देन वी हैव द इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। अब इंसुलिन क्या है, जब हमारे पास आ गई एक दफ़ा यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होगी इसकी, अब वो सर्कुलेशन में एंटर हो चुकी है, ठीक है। जब वो सर्कुलेशन में एंटर हो जाती है तो वो डिफरेंट हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर जाके डिफ्यूज़ हो जाएगी, जिनके पास वो रिसेप्टर्स होते हैं। वैसे तो सब जगह जाएगी, लेकिन क्या है इसका एक्शन कहाँ पे होगा, डेफिनेटली उन्हीं टिश्यूज़ के अंदर होगा जिनके पास वो स्पेशलाइज रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पे इंसुलिन बाइंड कर सकती है, ठीक है। सो वो टिश्यूज़ कौन से होते हैं, बेसिकली वो टिश्यूज़ वो हैं जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास हो गया लिवर है, ठीक है, लिवर के अंदर होंगे हमारे पास इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स, देन मसल्स आल्सो हैव इट, देन हमारे पास एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास होते हैं, लिवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यू, जिनके पास ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि इंसुलिन जाएगा उन
टिश्यूज़ के अंदर, ये जो लिवर मसल एडिपोज टिश्यू है वहाँ पे जाके उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं कि ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और फिर ये इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक्शन प्रोड्यूस करेंगे अब आगे जाके। ओके, अभी हमने बात की थी कि रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास लिवर मसल एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर, राइट। सो अब ये बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन उससे बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब इंसुलिन के ज़्यादा एफिनिटी होती है एंड उसकी स्पेसिफिसिटी भी उन रिसेप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है, राइट। और अगर हम एक फुल इंसुलिन रिसेप्टर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 कोवलेंटली लिंक्ड हेटेरोडाइमर्स होते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा, और हर हेटेरोडाइमर के अंदर हमारे पास होता है अल्फ़ा सब यूनिट एंड द बीटा सब यूनिट, ठीक है। जो अल्फा सब यूनिट होगा वो हमारे पास बाहर की तरफ होगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड द बीटा सब यूनिट पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा होता है, ठीक है। और इस बीटा सब यूनिट के अंदर हमारे पास टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एज यू नो कि जब भी हमारे पास कोई भी फिर हार्मोन आता है, ऐसे जो रिसेप्टर है, ठीक है, उसके ऊपर जब बाइंड करेगा, अब ये इंसुलिन था, ठीक है, इंसुलिन आके अल्फा रिसेप्टर के ऊपर, जो अल्फा सब यूनिट है सॉरी, उसके ऊपर जब आके बाइंड करेगा तो क्या होता है हमारे पास ये जो बीटा सब यूनिट थे, ठीक है, वो क्या जाएगा, बीटा सब यूनिट के ऊपर जो टायरोसिन काइनेस है वो हमारे पास फॉस्फोरिलेट हो जाता है, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो जो उसके एडजेसेंट एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उसकी बीटा सब यूनिट को अपने क्लोज कर लेगा, ठीक है। इस तरह से अब जब दोनों हमारे पास टायरोसिन काइनेस क्या है कि जब वो फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे अब आगे जाके, तो बस इनके अंदर क्या होगी कि अब इससे इनकी फॉस्फोरिलेशन की वजह से हमारे पास पूरे रिसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज जाएगी, ठीक है। उसकी जो कन्फर्मेशन चेंज है वो अपेयर होगा एंड उसकी वजह से हमारे पास क्या है कि और भी जो डिफरेंट अब क्या है कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जिन्होंने बेसिकली एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, या फिर हमारे पास वो जो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी उन प्रोटीन्स की क्या होती चली जाएगी, फॉस्फोरिलेशन होती चली जाएगी, ठीक है। ओके, सो इन दिस पैराग्राफ क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पे जो टायोसिन काइनेज की फॉस्फोरिलेशन के बाद जो हमारे पास प्रोटीन्स फिर इसके बाद जो फॉस्फोरिलेट होंगे इससे, तो वो क्या कहलाती हैं, दीज आर द डॉकिंग प्रोटीन्स, ठीक है। और इसको हम इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, जो IRS होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जब ये IRS मॉलिक्यूल था, ठीक है, जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, बहुत साइड डिफरेंट साइड्स होती हैं, जब उससे जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाएगा वहाँ से, तो क्या होगा कि फिर ये जाके और डिफरेंट जो काइनेजेस होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करेगा और उनको एक्टिवेट करता है, जैसे कि हमारे पास होता है फॉस्फेटाइल इनोसिटोल 3 काइनेज, ठीक है। देन ये बेसिकली ये वाला अगर इस प्रोटीन को ये एक्टिवेट करता है, इसको फॉस्फोरिलेट करेगा, तो इससे क्या, या फिर बल्कि हमारे पास क्या हो सकता है कि या फिर इसको ये एक्टिवेट करता है, ठीक है, इसकी फॉस्फोरिलेशन करता है, या फिर हमारे पास एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जो कि होता है माइटोजेनिक पाथवे, ठीक है। सो उसको भी वो एक्टिवेट कर सकता है बस। और जो उसका नेट इफेक्ट जो आता है बेसिकली, ये जो नेटवर्क ऑफ फॉस्फोरिलेशंस हैं, यानी कि एक ने दूसरे को फॉस्फोरिलेट किया, उसने जो है डिफरेंट प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट किया, तो इन ये जो नेटवर्क ऑफ फॉस्फोरिलेशंस हैं जो सेल के अंदर हो रही हैं बेसिकली, सो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट करता है, मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। जो भी एक इंसुलिन का एक्शन होना चाहिए तो वो इंसुलिन का एक्शन प्रोड्यूस होता है, राइट। सो इसमें क्या होगा, लाइक हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास लाइक अगर साइटोप्लाज्म के अंदर थे तो अब वो क्या हो जाते हैं हमारे पास कि वो मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन के अंदर जाके वो फिट हो जाएंगे, राइट, ताकि वो ग्लूकोज को ज़्यादा ज़्यादा अपटेक करवा सकें और ज़्यादा ज़्यादा वो इंसुलिन को रिलीज़ करवा सकें, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन बने हमारे पास, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन के ऊपर भी क्या इफेक्ट होता है, मल्टीपल इफेक्ट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, ठीक है, यानी इस प्रोटीन को बनवाएंगे ये और ज़्यादा लिपोलिसिस करते हैं, यानी जो लिपिड होगा उसको वो ब्रेक करते हैं, राइट। एंड साथ साथ हमारे पास लाइपोजेनेसिस भी होगी, इट मीन्स कि लिपिड बन भी रहा है यहाँ पे और लिपिड की हमारे पास कैटाबॉलिज्म भी हो रही है, ठीक है। सो इट मीन्स के नेट इफेक्ट क्या क्या हमने अभी तक देखा कि वो ग्लूकोज को अपटेक कराए, इट मीन्स के ग्लूकोज की वो यूटिलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। सो क्या होगा हमारे पास कि ग्लूकोज जो है वो यूज हो जाएगा। एंड सेकेंड हमारे पास जो प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट है वो क्या है कि प्रोटीन को वो सिंथेसाइज करवा रहा है, इट मीन्स प्रोटीन्स को वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ग्लूकोज को वो क्योंकि यूज़ करवाया तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे पास, ग्लूकोज को बेसिकली वो कम कर रहा है ब्लड से, ठीक है। एंड लिपिड्स के लेवल हमारे पास इंक्रीज़ भी कर सकता है अगर लिपोजेनेसिस है, ठीक है, और डिक्रीज़ भी कर सकता है अगर लिपोलाइसिस है, ठीक है।
लिपोलिसिस से। तो फिर इसके बाद क्या है कि हमारे पास और डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करेगा, जैसे डीएनए सिंथेसिस करवाएगा, सेल ग्रोथ, डिवीजन है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती हैं। देन वेरियस हार्मोनल एजेंट्स हैं हमारे पास जो कि लाइक ग्लूको। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स के लिए एफिनिटी है, ठीक है, तो उसको कम करने वाले एजेंट्स कौन से हैं और उसको ज़्यादा करने वाले एजेंट्स क्या हैं, ठीक है, अब हमने इस पैराग्राफ में देखना है। तो बेसिकली हमारे पास जो इंसुलिन के जो एफिनिटी है उसको कम करने वाले एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, तो डिफरेंट हार्मोन्स है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जांपल मेंशन है। और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पास इंसुलिन की एफिनिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं कि वो सबके साथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को अपटेक करवाए। तो वो है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, राइट। ओके ओके एंड देन यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास एबनॉर्मल जो सीरीन एंड थ्रेओनीन फॉस्फोरिलेशन होती है जब भी इंसुलिन बीटा रिसेप्टर्स की, ठीक है, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स थे बीटा सब यूनिट था उनके ऊपर, ठीक है, रिमेंबर मैं बताया था अल्फा एंड बीटा दो सब यूनिट होते हैं। तो जब इसकी बीटा रिसेप्टर्स की हमारे पास या फिर आईआरएस मॉलिक्यूल, ठीक है, जो हमने कहा था कि हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं जिनकी बेसिकली हमारे पास फॉस्फोरिलेशन हो रही थी, राइट। सो इनकी जब भी हमारे पास अगर सीरीन या थ्रेओनीन फॉस्फोरिलेशन होती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, राइट, या फिर हमारे पास जो फंक्शनल रिसेप्टर्स हैं वो डाउन रेगुलेशन होने लग जाती है उन रिसेप्टर्स की जो कि हमारे पास अटैच हुए हुए थे सरफेस के ऊपर, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास। अब फिर हमारे पास इफेक्ट्स क्या आते हैं ऑफ द इंसुलिन और इट्स टारगेट, ठीक है, तो इंसुलिन हमारे पास क्या क्या इफेक्ट कर रहा होता है। सो बेसिकली हमारे पास ये फैट्स को स्टोर करवा रहा होगा, ठीक है, और साथ साथ ग्लूकोज को भी ये स्टोर करा रहा होता है हमारे पास जो टारगेट सेल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और ये सेल ग्रोथ करवाता है। ये हमारे पास मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ के उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ओके एंड देन वी हैव अ ग्लूकागॉन, ठीक है। अब ग्लूकागॉन हमारे पास क्या है कि बेसिकली ये भी एक हमारे पास हार्मोन है जो कि इसी किससे सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज से ही, लेकिन अल्फा सेल्स सिक्रीट कर रहे होंगे उसको, ठीक है। और इसका हमने पढ़ा था कि क्या कि इसका एक्शन होता है बेसिकली हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास 29 अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके, और इसमें कह रहे हैं कि जब हमारे पास क्या होता है कि एक लार्ज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसकी बेसिकली प्रोटोलाइटिक क्लीवेज जब होती है तो उससे हमारे पास ये ग्लूकागॉन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, और इसी प्रोसेस के दरमियान में हमारे पास क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट बनता है दैट हैज़ 69 अमीनो एसिड्स, दैट इज़ नोन एज अ ग्लेसिंटन, ठीक है, ग्लेसिंटन कहलाता है ये। और इसी के अंदर हमारे पास क्या है कि जो ग्लेसिंटन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ग्लूकागॉन का भी सीक्वेंस होता है जो कि डिफरेंट वो पेप्टाइड एक्सटेंशंस के दरमियान दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। सो इसमें ये हमने देखा। एंड फिर क्या है हमारे पास कि जो ग्लूकागॉन होता है वो एक्सटेंसिवली लिवर, किडनी, प्लाज्मा एंड टिश्यू रिसेप्टर साइट्स, ये चार जगहें हैं जहाँ पे जाके ये ग्लूकागॉन की एक्सटेंसिवली डिग्रेडेशन हो रही होती है, ओके। और क्या होता है हमारे पास कि जो इसकी हाफ लाइफ है वो कितनी है, 3 to 6 मिनट्स, जो कि बिल्कुल हमारे पास सेम है जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन की कितनी थी, इंसुलिन की 3 to 5 मिनट्स, ठीक है, तो ग्लूकागॉन की कितनी है, इट इज़ 3 to 6 मिनट्स, राइट। देन हमारे पास आते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ग्लूकोज ऑफ द ग्लूकागॉन, राइट। सो अब इसमें क्या होता है कि ये किस तरह से एक्शन प्रोड्यूस करेगा, लेट्स सी। सो जस्ट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास लिवर के सेल्स के अंदर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जीएस प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। सो इसके साथ जाके ये बाइंड कर जाता है ग्लूकागॉन, राइट। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा जब इसके साथ जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर्स के साथ, तो वो साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देगा, राइट, और जिससे हमारे पास क्या होता है कि ग्लाइकोजन के लेवल्स जो थे जो स्टोर हुए हुए थे ऑलरेडी जो हमारे पास लिवर के अंदर थे उनकी कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये और डिफरेंट मैकेनिज्म से ग्लूकोज को राइज करने की, ग्लूकोज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोजन जो स्टोर थे, ठीक है, उसको उसने क्या कर दिया, कैटाबलाइज कर दिया, राइट। उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को वो इंक्रीज़ करेगा, वो कीटोजेनेसिस को इंक्रीज़ करेगा, राइट। सो नेट इफेक्ट क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन अब हमारे पास स्केलेटल मसल में भी तो ग्लाइकोजन होते हैं, उसको क्यों नहीं इफेक्ट करता, ठीक है, वो इसलिए नहीं करता कि ये तो हमने देखा, अभी हमने क्या पढ़ा कि लिवर के ग्लाइकोजन जो स्टोर थे उसको उसने ब्रेक किया, ठीक है। मसल पे इसलिए नहीं करता क्योंकि मसल के पास हमारे पास कोई ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स व्हाई इट डजंट एक्ट ऑन देम, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि ओके, सो नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो ग्लूकागॉन है हमारे पास उसके अंदर बहुत पोटेंट आइनोट्रोपिक एंड द क्रोनोट्रोपिक इसके इफेक्ट्स होते हैं, राइट, हार्ट के ऊपर,
यानी कि इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ये सब फंक्शंस यानी हार्ट के ऊपर इसके इफेक्ट हैं, ठीक है। और वो किस तरह से हार्ट के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को वही इंक्रीज़ करके, जिस तरह से हमने पीछे देखा, तो इस तरह से क्या करता है कि ये हार्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सो इसका यानी ये जो एक्शन है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कि हमारे पास जो बीटा एडरेनर्जिक एगनिस्ट होते हैं वो भी इस तरह से हार्ट के ऊपर फंक्शन करते हैं ना, वो भी हार्ट के ऊपर उनका भी ऐसे ही एक्शन होता है, राइट। लेकिन उसके अंदर हमें क्या है, बीटा रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारे पास जो ग्लूकागॉन है ये हमारे पास कैसे एक्शन कर रहा है, विदाउट रिक्वायरिंग एनी बीटा रिसेप्टर, ये हार्ट के ऊपर इस तरह के एक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके नाउ, अब क्या है कि हम अगर ग्लूकागॉन को लार्ज डोजेस के अंदर हम देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो इंटेस्टिन है हमारा, ठीक है, उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है, राइट। इन कंट्रास्ट जो हमने पीछे देखा था कि जो हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट था, दैट वाज मीडिएटेड बाय द साइक्लिक एएमपी लेवल्स, राइट, कि उसको इंक्रीज करके कर रहा था। बट यहाँ पे साइक्लिक एएमपी के लेवल से वो एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा इस तरह से। ये रिलैक्सेशन जो कर रहा है इंटेस्टिन की, दैट इज़ बाय सम अदर मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट वी हैव द क्लिनिकल यूजेस, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ पे ग्लूकागॉन को यूज़ करेंगे, कौन सी कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो बेसिकली तो हमारे पास हम यूज़ करते हैं जब इंसुलिन थेरेपी की वजह से हमारे पास कोई सिवियर हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इन दैट केस वी यूज़ इट, ठीक है। और उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसकी भी बता दूं, तो ये क्या करता है, बेसिकली नोजिया एंड वॉमिटिंग करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि ये हमारे पास इसका जो गुड यूज़ है, ठीक है, जो हम क्लिनिकल यूज़ है, तो वो क्या करता है कि रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओरी, ठीक है। तो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं इसको। और ये बेसिकली हम कब यूज़ कर रहे होते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओरी को रिलैक्स करने के लिए, जब हम कोई एक प्रोसीजर कर रहे हो, लाइक जो प्रोसीजर है दैट इज़ रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। उस वक्त हम क्या करते हैं कि ये ग्लूकागॉन को यूज़ करते हैं, राइट। तो अभी हमने एक यूज़ पढ़ा कि हम क्या करते हैं, एक तो हम देते हैं लार्ज डोज में, जब हम दे रहे होते हैं तो वो रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन कर रहा होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो क्लिनिकल यूज़ में हमने देखा, तो वो ये देखा कि ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स कर रहा होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, राइट। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं ऑल्सो, जब बीटा ब्लॉकर ओवरडोज हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने भी पीछे ही देखा था, ठीक है। वही साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा और इस तरह से क्या करता है कि विदाउट रिक्वायरिंग एनी बीटा रिसेप्टर वो जाके क्या करेगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स तो बीटा जो रिसेप्टर्स होंगे उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ होगा, राइट। तो इसका क्या काम होगा कि ग्लूकागॉन हमारे पास बस इनडायरेक्टली साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को इंक्रीज करके ये हार्ट के जो फंक्शंस है उसको इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि कब हमने ग्लूकागॉन नहीं देनी पेशेंट्स को, तो वो उस वक्त है लाइक जब फियोक्रोमोसाइटोमा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्योंकि ग्लूकागॉन हमें पता है कि कैटेकोलामीन्स और ब्लड प्रेशर वगैरह को ये इंक्रीज़ कर सकता है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा में ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है कि ट्यूमर हो चुका होता है, एड्रेनोमेडुला का, तो वो कैटेकोलामीन्स और ब्लड प्रेशर को ऑलरेडी इंक्रीज़ कर रहा होगा। ऐसे पेशेंट में हम नहीं देते, ठीक है। और फिर इंसिलिनोमा में भी नहीं देंगे, क्योंकि किसका हमारे पास चांस हो सकते हैं, रीबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया के, ठीक है। और बाकी जो टेबल्स हैं आपके पास, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ग्लूट 1 2 3 4 5 ये सारे रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ग्लूट 1 जो है बेसिकली हमारे पास सारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास ग्लूकोज को अपटेक करवाएगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अक्रॉस इनको ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज को, ठीक है। देन वी हैव ग्लूट 2, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास बीटा सेल्स, ये जो अभी हमने डायग्राम देखी थी उसके अंदर क्या था, बीटा सेल्स मेंशन थी कि उसके अंदर ग्लूट 2 रिसेप्टर्स है, ठीक है। और ये लिवर किडनी गट में भी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इंसुलिन की रिलीज को रेगुलेट कर रहा होता है, एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लूकोज जो वो होम्योस्टेसिस होते हैं उसको भी रेगुलेट कर रहा होता है। देन द ग्लूट 3 जो होते हैं वो ब्रेन प्लासेंटा में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास क्या करा रहे होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर अपटेक कराएंगे और अदर टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। ग्लूट 3 मेनली जो है वो न्यूरॉन्स के लिए हमारे पास होता है। देन फिर हमारे पास क्या है कि 4 वाले जो हैं वो हमारे पास मसल एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर होते हैं। ये क्या कराएंगे, वहाँ पे जब भी इंसुलिन आएगा तो ग्लूकोज को अपटेक करवा लेते हैं, राइट। देन हमारे पास ग्लूट 5 होते हैं, तो ये होते हैं गट में, किडनीज के अंदर, तो वहाँ पे फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, फ्रुक्टोज को एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये चैप्टर इतना हो गया कवर, ठीक है। ग्लूकागॉन इंसुलिन हमने मेन हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया है। देन हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास, और फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे कि ग्लूकोज अब हमारे पास डिफरेंट जो टाइप्स हैं, ठीक है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, तो उसमें हमने कैसे ट्रीट करना है। और ठीक है, तो अब हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।